दोस्तों, पिछले 100 सालों में इंसानों ने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है वो पिछले हजारों सालों के कुल नुकसान से भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत है। आज हम क्लाइमेट चेंज, नए नए वायरस और न्यूक्लियर प्रदूषण जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मिडिल क्लास का भविष्य खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि हम इतिहास के सबसे अच्छे दौर में जी रहे हैं या सबसे बुरे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा। तो चलिए दुनिया के इतिहास को समझने की शुरुआत करते हैं सभ्यताओं के जन्म से। अब देखिए, किसी भी सभ्यता के बनने की पहली शर्त होती है पेट भरना। जब इंसानों ने खेती और पशुपालन सीख लिया तो वे अपना खाना खुद पैदा करने लगे। जब ये जरूरत पूरी हुई तभी इंसान ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया, और इसके लिए सबसे अच्छी जगह थी नदियों के किनारे, जहां खेती करना और जीना दोनों आसान था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि नील नदी, मेसोपोटामिया, सिंधु नदी और चीन की नदियों के किनारों पर दुनिया की 4 महान प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया: मिस्र, बेबीलोन, प्राचीन भारत और चीन। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन मिस्र में। लगभग 3100 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे बसी ये सभ्यता एक साम्राज्य के रूप में एक हुई। मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। इन फराओ के 2 मुख्य शौक थे। पहला, मरने के बाद अपने शरीर को ममी बनवाना, और दूसरा, अपने लिए विशाल पिरामिड बनवाना। ममी बनाने की प्रक्रिया से मेडिकल साइंस को बढ़ावा मिला, और इन राजाओं की कब्रों का आकार चीनी अक्षर जिन जैसा था, इसीलिए उन्हें पिरामिड कहा गया। प्राचीन मिस्र के लोगों ने विज्ञान और संस्कृति में भी जबरदस्त तरक्की की। सोलर कैलेंडर और चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स इसी का नतीजा है। कई उतार चढ़ाव के बाद 4वीं सदी ईसा पूर्व में इसे सिकंदर महान ने जीत लिया, और 1ली सदी ईसा पूर्व तक ये रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की, जिसे 2 नदियों के बीच की जमीन भी कहते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर सभ्यता थी बेबीलोन। लगभग 2900 ईसा पूर्व इस इलाके में छोटे छोटे राज्य बने। फिर 18वीं सदी ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने इस पूरे इलाके को एक कर दिया। हम्मुराबी ने अपने समय में एक कानून बनाया जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित कानून माना जाता है, जो आज पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा है। यह कानून एक काले पत्थर पर लिखा है, जिसमें समाज, शादी और कर्ज से जुड़े नियम थे। बेबीलोन के बाद भी यहाँ कई साम्राज्य बने, लेकिन 539 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य ने इस इलाके को जीत लिया। आखिर में बात करते हैं प्राचीन भारत की। पहले तो यह समझना जरूरी है कि प्राचीन भारत किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक पूरे क्षेत्र का नाम था, जिसमें आज के कई देश आते हैं। यहाँ की सबसे पहली सभ्यता सिंधु नदी घाटी में जन्मी, जो बहुत विकसित थी। लेकिन फिर किसी अनजान वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई, और हजारों सालों तक दुनिया इसके बारे में जानती तक नहीं थी। इसे सिर्फ पिछले 100 सालों में ही दोबारा खोजा गया है। लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से आए आर्य लोग यहाँ आकर बसे। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्य बनाए जो आपस में लड़ते रहते थे। फिर 324 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश ने भारत के ज्यादातर हिस्सों को एक कर दिया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल प्राचीन भारत का सुनहरा दौर माना जाता है। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य टूटने लगा और मौर्य वंश का अंत हो गया। भारत एक बार फिर बट गया। प्राचीन भारत का दुनिया पर सबसे गहरा असर 2 चीजों का हुआ: जाति व्यवस्था और बौद्ध धर्म। जाति व्यवस्था ने समाज को अलग अलग स्तरों में बांट दिया, जिसमें बहुत भेदभाव था, और इसी भेदभाव के खिलाफ सब इंसान बराबर हैं का संदेश लेकर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया, और वही आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया, लेकिन 10वीं सदी तक भारत में इसकी जगह हिंदू धर्म ने ले ली। प्राचीन दुनिया के एक ऐसे युद्ध ने, जिसे वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है, एक पूरे इलाके के सुनहरे दौर को खत्म कर दिया। ये सभ्यता थी प्राचीन ग्रीस, जो कि पश्चिमी सभ्यता की जड़ मानी जाती है। 8वीं सदी ईसा पूर्व तक ग्रीस में शहर राज्य, सिटी स्टेट्स बनने लगे। हर शहर एक छोटे देश की तरह था। ग्रीस में ऐसे सैकड़ों शहर थे। तो चलिए इनमें से 2 सबसे मशहूर शहर राज्यों को समझते हैं। एक था स्पार्टा और दूसरा एथेंस। सबसे पहले बात करते हैं स्पार्टा की। अब स्पार्टा के मर्दों का सिर्फ एक ही काम था, युद्ध। उन्हें बचपन से ही क्रूर योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। स्पार्टा एक पूरी तरह से मिलिट्री स्टेट था। दूसरी तरफ था एथेंस। स्पार्टा के उलट एथेंस की शुरुआत कुछ कबीलों ने मिलकर की थी। यहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ।
जहां ज्यादातर नागरिकों को अधिकार मिले। 5वीं सदी ईसा पूर्व में फारस के शक्तिशाली साम्राज्य और ग्रीक राज्यों के बीच कई युद्ध हुए। ये युद्ध लगभग आधी सदी तक चला और आखिर में ग्रीस की जीत हुई। फारस कमजोर पड़ गया और एथेंस में पेरिक्लीस का दौर आया। इस समय को एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन बाहरी दुश्मन के हटते ही ग्रीस के शहर आपस में ही लड़ने लगे। 431 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं। इस युद्ध ने एथेंस के सुनहरे दौर को खत्म कर दिया और पूरे ग्रीस को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। एक तरफ ग्रीस कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ उसके उत्तर में मैसिडोनिया का राज्य ताकतवर हो रहा था। 4वीं सदी ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने ग्रीस के कई शहर जीत लिए। 336 ईसा पूर्व में उनके बेटे सिकंदर ने राजगद्दी संभाली। अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता के दम पर सिकंदर ने सिर्फ 1 साल में पूरे ग्रीस को एक कर दिया। इसके बाद उसने एशिया, मध्य पूर्व और ईरान को जीतते हुए मिस्र पर कब्जा कर लिया। उसने फारसी साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस तरह एक विशाल साम्राज्य बना जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला था। इसे ही सिकंदर महान का साम्राज्य कहते हैं। लेकिन 323 ईसा पूर्व में 33 साल की उम्र से पहले ही सिकंदर की अचानक बीमारी से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके सेनापतियों में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई और उसका विशाल साम्राज्य 3 टुकड़ों में बंट गया। इस दौर को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है, जो 300 साल तक चला। आखिर में इन सभी राज्यों को एक एक करके रोमन साम्राज्य ने खत्म कर दिया। एक कहावत है, शान ग्रीस की और महानता रोम की। तो चलिए अब समझते हैं प्राचीन रोम के उत्थान और पतन की कहानी। 509 ईसा पूर्व में रोम के लोगों ने राजशाही को खत्म करके रोमन गणतंत्र की स्थापना की। शुरू में असली ताकत अमीर लोगों के हाथ में थी, लेकिन आम लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद कई अधिकार हासिल किए। जैसे ही रोम अंदर से मजबूत हुआ, उसने बाहर की दुनिया को जीतना शुरू कर दिया। 3री सदी ईसा पूर्व तक रोम ने पूरे इटली को जीत लिया। फिर उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन कार्थेज को हराकर भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया। इस विस्तार के दौरान लाखों लोगों को गुलाम बनाया गया, जिसकी वजह से रोम में कई बार गुलामों ने विद्रोह किया। इनमें से 73 ईसा पूर्व में हुआ स्पार्टकस का विद्रोह सबसे बड़ा था। हालांकि बागियों ने रोमन सेना को कई बार हराया, लेकिन आखिर में उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। 6000 पकड़े गए गुलामों को सड़कों के किनारे सूली पर जिंदा लटका दिया गया। 49 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने अपनी सेना के साथ रोम पर हमला किया और खुद को जीवन भर के लिए तानाशाह बना लिया। अब रोमन गणतंत्र सिर्फ नाम का रह गया था, लेकिन 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई और सत्ता के लिए एक नया और बहुत ही खूनी गेम शुरू होने वाला था। कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी थ्योरी बताएं। अगला पार्ट जल्द आ रहा है, जिसमें खुलेंगे रोम के सबसे काले राज। इंतजार कर रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।